नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। आपके साथ मैं राहुल कुमार। खबर में जाने से पहले देखेंगे आज की हेडलाइंस। पाकिस्तान में भारतीय पोस्ट पर पाक रेंजर्स ने की फायरिंग, बीएसएफ ने दिया मुंह तोड़ जवाब। भारत की मेजबानी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे रशियन राष्ट्रपति पुतिन। हिमाचल में ससुर ने दामाद को हराया तो भतीजे ने चाचा को दी मात। और कांतारा देखने गए थिएटर में गए मुस्लिम कपल पर हमला, मारपीट करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। राजस्थान के अनूपगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिजनौर पोस्ट पर शुक्रवार पाकिस्तान की फायरिंग का भारत ने विरोध जताया है। वहीं बीएसएफ की ओर से पाकिस्तान के साथ सीमा पर फ्लैग मीटिंग बुलाई गई है। पाकिस्तान रेंजर्स ने शुक्रवार को दोपहर लगभग 2:18 पर उस वक्त 7 राउंड फायरिंग की जब बीएसएफ के जवान किसान गार्ड के रूप में स्थानीय किसानों के कृषि कार्यों को लेकर तारबंदी पर गए हुए थे। वहीं पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग के जवाब में बीएसएफ ने भी 18 राउंड फायरिंग की और अनूपगढ़ पुलिस उपाध्यक्ष जयदेव स्याग ने मामले में कहा कि शुक्रवार शाम तारबंदी के पार लाइन के पास कुछ भारतीय किसान खेती करने के लिए गए हुए थे। उन्होंने घुसपैठ कर रहे 2 व्यक्तियों को देख लिया। तब किसानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो शाम 5 बजे अचानक पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, जिसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से फायरिंग होने पर भारत की सीमा सुरक्षा बल के जवान भी सतर्क हो गए और उन्होंने भी पाकिस्तानी चौकियों की तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग की। जब दोनों तरफ से फायरिंग बंद हुई तो उसके बाद सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी। उसके बाद अन्य भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। इस घटना के बाद बीएसएफ और पुलिस के द्वारा आसपास के क्षेत्र में सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। भारत में अगले साल होने जा रहे G20 समिट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल होने की काफी संभावनाएं हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल के G20 समिट में नदारद रहने वाले पुतिन अपने मित्र देश भारत द्वारा सितंबर 2023 में आयोजित किए जा रहे शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। G20 सम्मेलन में लोकेश ने बताया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने की पूरी संभावना है। साथ ही लोकेश ने यह भी कहा कि निश्चित रूप से पुतिन G20 शिखर सम्मेलन में जाएंगे, लेकिन उन्हें यह तय करना है कि उन्हें आगे कहा कि अब जब अगला शिखर सम्मेलन 1 वर्ष आगे है तो इसमें वह कुछ विशेष नहीं कर सकते, लेकिन संभावनाएं हैं कि रूसी राष्ट्रपति सम्मेलन में शामिल होंगे। 1 दिसंबर को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता लेने वाला भारत 2023 में 9 से 10 सितंबर को यह शिखर सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के आर्थिक रूप से अहम माने जाने वाले 20 देशों का प्रमुख हिस्सा ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव काफी रोचक रहा है। यहां पर भाजपा को महज 1% से भी कम वोटों से सत्ता गंवानी पड़ी है। कांग्रेस को जहां 40 सीटें मिली हैं, वहीं भाजपा को 25 सीटें से संतोष करना पड़ा है।
8 सीटों पर जीत हार का अंतर 60 वोटों से लेकर 900 वोट रहा है। चुनाव में रोचक पहलू यह भी रहा कि 16 सीट पर जहां दामाद ससुर के मुकाबला था, वहीं चंबा के भरमौर विधानसभा क्षेत्र में चाचा भतीजे आमने सामने थे। भरमौर विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा के डॉक्टर जनक राज ने जीत हासिल की। उन्होंने अपने चाचा और कांग्रेस के ठाकुर सिंह भरमौरी को मात दे दी। भरमौरी यहां से लगातार दूसरा चुनाव हारे हैं। वह वीरभद्र सरकार में वन मंत्री थे। भाजपा के डॉक्टर जनक राज को इस चुनाव में 29,957 वोट मिले, जबकि भरमौरी को 24,845 वोट हासिल हुए। जनक राज ने भरमौरी के 5,000 से ज्यादा वोटों से मात दी है। अहम बात यह है कि इस बार यहां से भाजपा ने सिटिंग विधायक जिया का टिकट काटकर डॉक्टर जनक राज को टिकट दिया था। कांतारा उन फिल्मों में से एक है जिसे देखने के लिए देश भर में कई मूवी लवर्स अभी भी इंतजार कर रहे हैं और करोड़ों लोग इसके देखने के लिए बेकरार हैं। हाल ही में फिल्म का हिंदी वर्जन OTT पर रिलीज हुआ है और जब उत्तर के लोग इसे घर बैठे देख रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से एक मुस्लिम जोड़े को धमकी दी गई और फिल्म न देखने को कहा गया। यह घटना दक्षिण कन्नड़ जिले के सालिया में सुनने में आई है। मुस्लिम कपल केरल में कॉलेज के स्टूडेंट और KVG इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहे हैं। हाल ही में दोनों फिल्म देखने के लिए संतोष थिएटर आए थे, लेकिन लड़की को हिजाब पहने देखकर पास के एक दुकानदार ने मुस्लिम युवक को सतर्क कर दिया, जिसने फिल्म देखने के पीछे कपल से सवाल भी किया गया। यह रिपोर्ट के अनुसार कांतारा देखने के लिए एक ग्रुप द्वारा लड़के के साथ मारपीट की गई थी। बाद में एक शिकायत के मुताबिक उन्हें पता चला कि हमलावर हिंदू संस्कृति का समर्थन कर रहे थे। हालांकि मुस्लिम कपल बिना फिल्म देखे ही घर लौट गए। गोपालगंज के कुचियाकोट और बरेली अंचल पदाधिकारियों पर कार्रवाई के बाद अब मांझा प्रखंड के अंचल पदाधिकारियों शाहिद अख्तर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गोपालगंज में मांझा बाजार में करोड़ों की सरकारी जमीन की जमाबंदी कराकर बेचने का खुलासा होने के बाद मांझा प्रखंड के अंचल पदाधिकारियों शाहिद अख्तर भी जांच के दायरे में आ गए हैं। शनिवार को डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सीओ शाहिद अख्तर को तत्काल प्रभार से सीओ के पद से हटा दिया है। वहीं बरौली के राजस्व पदाधिकारी को मांझा अंचल के सीओ का प्रभार सौंपा गया है। दरअसल ये पूरी कार्रवाई जांच टीम की रिपोर्ट पर की गई है। चूंकि शाहिद अख्तर को सीओ के पद में रहते हुए जांच प्रभावित होने की आशंका थी, इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से सीओ के पद से हटा दिया गया है। बता दें कि सीओ कार्यालय के पिछले एक साल में दाखिल खारिज के मामलों में की जांच के लिए डीएम ने 3 अधिकारियों की टीम बनाई थी। जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार रजक, सदर एसडीएम डॉक्टर प्रदीप कुमार और डीसीएल और बीरेंद्र प्रसाद की टीम जांच कर रही थी। टीम को दाखिल खारिज के रद्द हुए आवेदनों की भी जांच करनी है कि किस वजह से ये रद्द किए गए हैं। पूरी जांच गोपनीय रखी जा रही है। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में शुक्रवार रात को चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पे लैंडस्लाइडिंग हुई है। 12 घंटे बाद भी अब तक हाईवे खुल नहीं पाया है। शनिवार दोपहर बाद हाईवे खुलने के आसार हैं। हाईवे को खोलने के लिए मशीनरी लगाई गई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात लगभग 10 बजे चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे मील के पास लैंडस्लाइड हुआ था। अचानक पहाड़ी से काफी मात्रा में मलबा आ गया। गनीमत है रही कि
कोई जान माल का कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। रात को मलबा हटाने में दिक्कत हो रही थी और वो संभव नहीं था, और ऐसे में सुबह प्रशासन ने अब कंपनी के सहयोग से मलबा हटाने के लिए मशीनरी लगाई है। बताया जा रहा है कि तकरीबन दोपहर 12 बजे तक रास्ता खोल दिया गया है। दोनों तरफ से रात को ही वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई थी। प्रशासन ने सभी से आग्रह किया कि जब तक नेशनल हाईवे बहाल नहीं होता तब तक वैकल्पिक मार्ग और मंडी कोटला बजौरा प्रयोग न करें। चक्रवात मैंडूस के कारण तमिलनाडु में भीषण तबाही का मंजर देखा जा रहा है। भारी बारिश से कई इलाकों में जल बहाव है। तेज हवा से कई पेड़ और दीवारें गिर गई हैं। इनके नीचे दबकर कई गाड़ियां चकनाचूर भी हो गई हैं। चक्रवाती तूफान मैंडूस के कारण चेन्नई की टी नागर इलाके में एक दीवार गिर गई और उसके पास खड़ी तीनों कारें गंभीर रूप से पिचक गई हैं। बहरहाल इस घटना के वक्त कारों में कोई मौजूद नहीं था। प्रशासन के मुताबिक चक्रवाती तूफान मैंडूस उत्तरी तमिलनाडु तट के टकराने के बाद कमजोर हो गया है। इसके धीरे धीरे कमजोर होने और शनिवार शाम तक पश्चिम उत्तर पश्चिम और बढ़ने की संभावना है। इस तूफान ने शुक्रवार आधी रात को आसपास में दस्तक दी है और राजधानी चेन्नई सहित तटीय तमिलनाडु में कुछ हिस्सों में तेज हवाएं और भारी बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश में भी इसका प्रभाव है और काफी जोरों की बारिश अभी भी फिलहाल चल रही है। चक्रवात मैंडूस ने शुक्रवार आधी रात को तमिलनाडु के तट में दस्तक दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि चक्रवात मैंडूस ने मल्लापुरम से शुक्रवार आधी रात के पास दस्तक दी और उत्तरी तमिलनाडु तट की ओर बढ़ते हुए कमजोर पड़ गया। चक्रवात मैंडूस के कारण चेन्नई के इलाके में तेज हवा के कारण एक बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया है। बताया जा रहा है कि मैंडूस के असर से चेन्नई में 3 घंटे में तेज हवाओं के कारण करीब 65 ऐसे पेड़ हैं जो उखड़ गए हैं। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान मैंडूस के कारण भारी बारिश के चलते चेन्नई के कई निचले इलाकों में जल बहाव भी देखा गया है। वनडे सीरीज के बाद भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों में टेस्ट सीरीज खेलेगी। सीरीज की शुरुआत 14 दिसंबर से होगी। भारतीय टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी चोट के कारण इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी जगह हाल में विजय हजारे ट्रॉफी में सौराष्ट्र को चैंपियन बनाने वाले खिलाड़ी जयदेव उनादकट ने ली है। क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद शामी की जगह जयदेव उनादकट को दी जाएगी। जयदेव उनादकट ने भारत के लिए 1 टेस्ट, 7 वनडे और 10 टी20 मुकाबले खेले हैं। इस दौरान वह टेस्ट में एक भी विकेट नहीं ले सके हैं। आपको हम बता दें कि आज बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच एक मैच खेला जा रहा है जिसमें स्ट्राइक बल्लेबाज ईशान किशन ने दोहरा शतक लगाया है। यह उनका पहला दोहरा शतक है और उन्हें रोहित शर्मा की जगह टीम में जगह दी गई थी। पहले इनिंग्स के अंत तक भारत ने 409 रन बनाए थे और 410 रनों का एक लक्ष्य दिया है बांग्लादेश को। पंजाब में तरनतारन जिले के सरहाली पुलिस स्टेशन पर हुए रैकेट प्रोपेलेड ग्रेनेड कंधे से दागे जाने वाला मिसाइल हथियार है जो हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी और प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरफंत सिंह पन्नू ने ली है। उसने धमकी देते हुए कहा, पंजाब के घर घर में
हमने रॉकेट लॉन्चर पहुंचा दिए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री और डीजीपी को दी गई चेतावनी में आतंकी गुरपंत ने कहा कि आगे भी इस तरह की और हमले होंगे। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने सिंह पन्नू के इस दावे पर अपनी प्रतिक्रिया न्यूज एजेंसी को देते हुए कहा है कि सभी एंगल से मामले की हम जांच कर रहे हैं। पाकिस्तानी हैंडलर्स और ऑपरेटर्स के तत्व जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका में उनके संपर्क में हैं और उनके लिंक की जांच भी की जा रही है। असली अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि सीमा के पार पंजाब में इस साल करीब 200 ड्रोन क्रॉसिंग हुई है। पिछले एक महीने में कई ड्रोन को रोका गया है। हेरोइन और हथियार जब्त किए गए हैं। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान को अभी सतर्क रहने की जरूरत है और हम इसमें डट के काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अगले सीएम के चुनाव के लिए कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। सीएम चुनाव को लेकर पार्टी की कवायद आसान नहीं नजर आ रही है। अब कांग्रेस ने एक बार फिर से विधायक दल की मीटिंग बुलाई है। शनिवार को 4 बजे तक मीटिंग बुलाई गई है और हिमाचल विधानसभा में यह मीटिंग होगी। सूत्रों के अनुसार सिंगल लाइन प्रस्ताव के बावजूद भी कांग्रेस के सीनियर लीडर विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर को शिमला के ओबरॉय सिसल होटल में कांग्रेस के ऑब्जर्वर भूपेश बघेल, राजीव शुक्ल और भूपेंद्र हुड्डा विधायकों से 1-to-1 बात कर रहे हैं। होटल के कमरा नंबर 311 में विधायकों से बातचीत हो रही है, जिसमें जो विधायक आ रहे हैं उनसे सीएम को लेकर उनकी पसंद पूछी जा रही है और चर्चा हो रही है। ऑब्जर्वर से मुलाकात के लिए सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू, कुसुमपट्टी से विधायक अनिरुद्ध सिंह, नाहन से अजय सोलंकी भी पहुंचे हैं। इसे के अलावा होटल में मैन हॉल में कई विधायक मौजूद नजर आ रहे हैं। बिहार के कुर्नी उपचुनाव में राजनीति में एक नए फैक्टर को जन्म दिया है। यह फैक्टर है एमओ। राजनीतिक जानकारों की माने तो बिहार की सियासत में यह फैक्टर महागठबंधन के लिए खास तौर पर सिरदर्द साबित हो रहा है। कुर्नी में महागठबंधन की पराजय के पीछे वजह एमओ फैक्टर भी माना जा रहा है। बिहार के में हुआ में कांटे की टक्कर में जेडीयू के मनोज कुशवाहा प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता से 3632 मतों से पराजित हो गए हैं। भाजपा प्रत्याशी को कुल 76,653 वोट मिले हैं, जबकि जेडीयू प्रत्याशी को 73,000 वोट ही मिल सके हैं। भाजपा और जेडीयू में जीत का अंतर करीब 3645 मतों का रहा है। जेडीयू और खासकर नीतीश कुमार की यह एक बड़ी हार के रूप में देखा जा रहा है। इसे महागठबंधन सरकार जब से सत्ता में आई है तब से तीनों उपचुनाव में 2 भाजपा और 1 राष्ट्रीय जनता दल ने जीती है। इन सभी नतीजों पर एक बात साफ तौर पे देखी जा रही है कि बिहार की सियासत में एमओ यानी मुकेश ओवैसी फैक्टर महागठबंधन के लिए सरदर्द बना हुआ है। सच तो यह है कि महागठबंधन को एमओ फैक्टर का तोड़ तलाशना होगा। कुर्नी में महागठबंधन की हार के पीछे एक बड़ी वजह एमओ फैक्टर माना जा रहा है। हमने सीधे तौर पर मुकेश साहनी सही और सवाल किया तो उसका जवाब इस रूप में सामने आया है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बाबा विश्वनाथ के शहर बनारस में गंगा पार रेत पर टेंट सिटी का काम तेजी से जारी है। नए साल यानी जनवरी महीने में पहले सप्ताह में पर्यटन ऐतिहासिक घाटों के सामने टेंट सिटी में लग्जरी सुविधाओं का आनंद ले सकेंगे। 80 से दशामेश घाट के सामने उस पार बसाई जा रही टेंट सिटी के लिए 100 एकड़ जमीन की पर सुविधा विकसित की जा रही है। वाराणसी विकास प्राधिकरण सहित 13 विभाग इसे मूर्त रूप देने में जुट गए हैं।
इस टेंट सिटी के बसाने का काम 2 फार्मों को दिया गया है, जो कि यहां कुल 600 टेंट का निर्माण करेगी। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल ने बताया कि इस टेंट सिटी में रिवर कॉटेज के साथ रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, योग सेंटर, आर्ट गैलरी, क्राफ्ट बाजार सहित कई अन्य सुविधाएं भी होंगी। इसके अलावा यहां पर्यटन, वाटर स्पोर्ट्स, कैमल और हॉर्स राइडिंग का मजा भी ले सकेंगे। इस टेंट सिटी में कई तरह के टेंट लगाए जाएंगे और सुविधाओं के हिसाब से इसका किराया भी तय किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 5,000 से लेकर 20,000 तक का किराया इससे तैयार करने वाली फर्म की तरफ से बताया गया है। बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी को बहुत जल्द भारतीय चुनाव आयोग राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे सकती है। गुजरात में करीब 13% वोट शेयर और अपने 5 विधायक जिताकर आपने नेशनल पार्टी बनने के लिए जरूरी शर्तें पूरी कर ली हैं। अगर किसी दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। अगर कोई दल 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 3% सीटें जीतती है तो उसे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। अगर कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा चुनाव या विधानसभा 4 राज्यों में 6% या उससे ज्यादा वोट हासिल करती है तो उसे भी राष्ट्रीय दल माना जाता है। अगर कोई भी पार्टी इन तीनों शर्तों में से किसी भी एक शर्त को पूरा करती है तो उसे यह दर्जा मिल जाता है। अब गुजरात में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने अपने प्रदर्शन से बलबूते क्षेत्रीय दल का दर्जा हासिल कर लिया है। इस तरह 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टी बनकर आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के आवेदन पर निर्वाचन आयोग इसके लिए जरूरी शर्तें काबिज कर रही हैं और आपको कसने की सबमिट करने के बाद उसे यह मान्यता दे दी जाएगी। बात करेंगे गुजरात चुनाव की। गुजरात चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने कन्फर्म कर दिया है कि भूपेंद्र पटेल ही उनके अगले मुख्यमंत्री होंगे। गांधीनगर में चल रही बातचीत के बाद मौजूदगी में सबकी विधायक की मौजूदगी में यह सहमति से भूपेंद्र पटेल के नाम पर मोहर लगा दी गई है। अब भूपेंद्र पटेल राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। 12 दिसंबर को सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की घोषणा पहले ही हो चुकी है। दरअसल गुजरात में आज यानी शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव कर लिया गया है। यह बैठक भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में हुई है। विधायकों में आम सहमति से भूपेंद्र पटेल को अपने फिर से चीफ मिनिस्टर बनने के लिए चुन लिया गया है। भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा और अर्जुन मुंडा बैठक में मौजूद थे। इससे पहले 60 साल के भूपेंद्र पटेल ने राज्य में नई सरकार बनाने के मार्ग में काफी जिद्दोजहद की है। भाजपा ने हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत भी हासिल की है। खबरों में बस इतना ही। देश की बड़ी और ताजा खबरों के लिए देखते रहिए ट्रांसपोर्ट इमेज। धन्यवाद।